हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के चैप्टर 4 एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो इंडिया में यूज़ होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न और इंडिया की मेजर क्रॉप्स। चैप्टर के एंड में हम बात करेंगे डिफरेंट टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हैं। इंडिया एक वेरी इम्पॉर्टेंट एग्रीगेरियन कंट्री है। इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर केवल कंज्यूमर्स के लिए फूड ही प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि यह इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में इंडिया का टोटल क्रॉप आउटपुट सेकंड नंबर पर है। इंडिया के 1.4 स्क्वायर किलोमीटर लैंड पर कल्टीवेशन की जाती है। इंडिया का इकोनॉमिक सेक्टर एक बिगेस्ट सेक्टर है। यह सेक्टर इंडिया के 52.1% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। अब हम देखते हैं इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के फार्मिंग मेथड। इंडिया का कल्टीवेशन मेथड उसके फिज़िकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशल कल्चरल प्रैक्टिस की वजह से समय समय पर चेंज होता रहा है। इस समय इंडिया में सब्सिस्टेंस फार्मिंग से लेकर कमर्शियल फार्मिंग होती है। इंडिया में मोस्टली 3 टाइप की फार्मिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, थर्ड है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में प्लांटेशन फार्मिंग भी आती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। आज भी इंडिया के बहुत से प्लेसेस में इस तरीके की फार्मिंग की जाती है। इस तरीके की फार्मिंग का मेन फीचर्स यह है कि यह फार्मिंग स्मॉल पैचेस में की जाती है। इस फार्मिंग को करते समय प्रिमिटिव टूल्स या ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ होता है, जैसे हो, दाव, डिगिंग स्टिक। इस तरीके की फार्मिंग करने के लिए किसी भी तरीके की लेबर को बाहर से नहीं बुलाया जाता है कि फैमिली के मेंबर ही इस तरीके की फार्मिंग में लेबर का काम करते हैं। इस तरीके की फार्मिंग का नेक्स्ट फीचर यह है कि यह फार्मिंग कम्प्लीटली मॉनसून रेनफॉल पर डिपेंड करती है। इस तरीके की फार्मिंग में लैंड की नेचुरल फर्टिलिटी का यूज़ किया जाता है। मींस इस टाइप की फार्मिंग में सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके के फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं किया जाता है। इस तरीके की फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। क्या होता है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन? स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन में सबसे पहले लैंड के स्मॉल पैच को क्लियर करके कुछ समय तक उसमें फार्मिंग की जाती है और उस पैच का या उस स्मॉल लैंड का तब तक यूज़ किया जाता है जब तक उस लैंड की सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज़ नहीं हो जाती। जब लैंड की सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है और प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उस लैंड को छोड़कर उसके बराबर वाली लैंड में शिफ्ट हो जाते हैं और दूसरी लैंड को क्लीन करके वहाँ पर फार्मिंग की जाती है। इस तरह से पहली वाली लैंड को जो एम्प्टी छोड़ा जाता है, उसका रीज़न ये होता है कि लैंड नेचुरल तरीके से अपनी फर्टिलिटी को रिप्लेनिश कर ले। इस तरीके की फार्मिंग मेथड में प्रोडक्शन बहुत लो होता है क्योंकि किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र्स और मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ नहीं किया जाता है। आपके स्क्रीन पर इस तरीके की फार्मिंग के पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक लैंड है जिसको जलाया गया है और उसके बराबर में ही एक अलग लैंड का पैच दिखाई दे रहा है जहाँ पर न्यू प्लांट्स ग्रो किए गए हैं। तो इस तरीके की फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट नेम से भी बुलाया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें
तो इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसे झूमिंग कहते हैं, मणिपुर में पामलो कहते हैं, छत्तीसगढ़ में दीपा, अंडमान निकोबार में दीपा, मध्य प्रदेश में बेवार या धैया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में कॉमन, वेस्टर्न घाट में कुमारी, राजस्थान में वेलरे, हिमालयन बेल्ट में खिल और झारखंड में इसको कुरवा कह के बुलाया जाता है। अगर हम वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें तो इसे मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुएला में कॉन्को, ब्राज़ील में रोका, सेंट्रल अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे जैसे नामों से इसको बुलाया जाता है। सेकंड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यह फार्मिंग उन एरियाज़ में यूज़ की जाती है जहाँ पर लैंड में हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है, मींस लैंड कम होती है और पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। इस तरीके की फार्मिंग लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, मींस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए स्मॉल लैंड में ज़्यादा लेबर लगाई जाती है। इस तरीके की फार्मिंग में बायोकेमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है, साथ ही इरिगेशन मेथड भी यूज़ किए जाते हैं। इस तरीके की फार्मिंग इंडिया में यूज़ होने का एक मेन रीज़न है और वह रीज़न है राइट ऑफ इनहेरिटेंस या संपत्ति का उत्तराधिकार। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हम लोगों को एक राइट दिया हुआ है जिसकी वजह से अगर किसी पर्सन के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके चिल्ड्रंस में इक्वली डिवाइड कर दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी फार्मर के पास 3 एकड़ लैंड है और उसके 3 बॉयज़ हैं, उसकी डेथ के बाद उसकी 3 एकड़ लैंड को उसके 3 बॉयज़ में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से एवरी चाइल्ड के पास 1 एकड़ लैंड आएगी और इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन लैंड का साइज़ स्मॉल होता जाता है और इस तरीके के स्मॉल लैंड होल्डिंग में मॉडर्न फार्मिंग टूल्स का और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसकी वजह से इंडिया में इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग यूज़ की जाती है क्योंकि हमारी लैंड होल्डिंग का साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल है। नेक्स्ट फार्मिंग मेथड जो इंडिया में यूज़ होता है वह है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर यह है कि यह बिग लैंड एरिया में की जाती है। इस बिग लैंड एरिया में मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया जाता है जैसे HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और इस तरीके के मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाया जाता है। कमर्शलाइजेशन फार्मिंग डिफरेंट रीजन टू रीजन वेरी करती है, मींस इंडिया में कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में कमर्शलाइजेशन के लिए मींस एक्सपोर्ट के लिए या सेल के लिए प्रोड्यूस की जाती है, जबकि अदर स्टेट में उसको सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस, पंजाब और हरियाणा जैसे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे राइस का प्रोडक्शन कॉमर्शियल पर्पस या सेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि उड़ीसा और बंगाल जैसे स्टेट्स में राइस का प्रोडक्शन सब्सिस्टेंस या सेल्फ कंजप्शन के लिए किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग का एक एग्जांपल है प्लांटेशन। प्लांटेशन फार्मिंग में एक बिग लैंड एरिया में सिंगल क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है। प्लांटेशन फार्मिंग कैपिटल इंटेंसिव होती है, मींस इस तरीके की फार्मिंग में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी की ज़रूरत होती है
साथ ही प्लांटेशन फार्मिंग में माइग्रेट लेबर लगाई जाती है, क्योंकि इस तरीके की फार्मिंग लार्ज एरिया में होती है और इस तरीके के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है और यहाँ पर लेबर की सप्लाई को पूरा करने के लिए डिफरेंट एरिया से लेबर माइग्रेट कर कर आती है। इस तरीके की फार्मिंग का मेन पर्पस होता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। प्लांटेशन फार्मिंग के कुछ एग्जांपल हैं टी प्लांटेशन इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी प्लांटेशंस इन केरला, बनाना प्लांटेशंस इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, रबर प्लांटेशंस इन केरला, बैम्बू प्लांटेशंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एट्सेट्रा। किसी भी एरिया में प्लांटेशन फार्मिंग वहीं की जा सकती है जहाँ पर वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो और कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी हो। इंडिया में 3 टाइप के क्रॉपिंग सीज़न होते हैं, राबी, खारिफ और ज़ैद। सबसे पहले बात करते हैं राबी सीज़न की। राबी सीज़न हमारा विंटर में स्टार्ट हो जाता है। राबी क्रॉप का सोइंग का टाइम होता है अक्टूबर टू दिसंबर एंड इस क्रॉप के हार्वेस्टिंग का टाइम होता है समर में अप्रैल टू जून। इट मीन्स राबी क्रॉप की सोइंग अक्टूबर से दिसंबर तक होती है और यह क्रॉप राइपन होकर इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम होता है अप्रैल टू जून। मेन राबी क्रॉप्स हैं वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। इंडिया में राबी क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने वाले स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के भी बहुत से पार्ट्स में राबी क्रॉप ग्रो की जाती है। राबी क्रॉप की सक्सेस के लिए या राबी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है विंटर रेनफॉल। आपने विंटर सीज़न में भी रेनफॉल एक्सपीरियंस की होगी। यह विंटर सीज़न की रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन राबी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। राबी क्रॉप के सक्सेसफुल होने का एक और रीज़न भी है, वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया में जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुई है, ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स जिसमें हम HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, अपडेटेड इक्विपमेंट्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हैं। तो इन सब फैसिलिटीज़ का यूज़ करके पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सम पार्ट्स में राबी क्रॉप की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। खरीफ सीजन हमारा स्टार्ट होता है ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ऑनसेट ऑफ मॉनसून का मतलब होता है कि जब इंडिया में मॉनसून स्टार्ट होता है। और जैसा कि आपको पता है इंडिया में मॉनसून की स्टार्टिंग जून में होती है। इट मीन्स खरीफ क्रॉप का सोइंग का टाइम जून से स्टार्ट होता है और इस क्रॉप का हार्वेस्टिंग टाइम होता है सितंबर टू अक्टूबर। मेन खरीफ क्रॉप्स हैं पैडी, जिसे हम राइस भी कहते हैं। इसके अलावा मेज़, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। खरीफ क्रॉप मोस्टली असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और पर्टिकुलरली कोंकण कोस्ट और उत्तर प्रदेश व बिहार में भी कहीं कहीं होती है। और रिसेंटली पंजाब और हरियाणा में तो पैडी, जिसे हम राइस भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और स्पेशली असम में तो एक साल में पैडी की 3 वैरायटीज़ ग्रो की जाती हैं, जिनका नाम है अस, अमन एंड बोरो। आपकी स्क्रीन पर खरीफ क्रॉप के कुछ एग्जाम्पल हैं, जिसमें राइस, मेज़ और ज्वार आता है।
थर्ड है ज़ैद सीज़न। ज़ैद सीज़न एक शॉर्ट सीज़न होता है। यह राबी और खरीफ सीज़न के बीच में आता है। ज़ैद सीज़न की मेन क्रॉप्स हैं वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककूम्बर, वेजिटेबल्स एंड फोडर्स। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको तरबूज, खरबूजा, ककड़ी जैसी चीज़ें साल के कुछ मंथ्स में ही खाने को मिलती हैं, क्योंकि यह ज़ैद सीज़न की क्रॉप है और ज़ैद सीज़न बहुत शॉर्ट सीज़न होता है। तो ये था इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न। आज हम बात करेंगे मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता है, इंडिया की सॉइल, क्लाइमेट और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इंडिया में डिफरेंट टाइप की फूड और नॉन फूड क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। इंडिया की मेजर क्रॉप्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला ग्रुप आता है ग्रेन्स का। सेकेंड ग्रुप है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। थर्ड ग्रुप है नॉन फूड क्रॉप्स। ग्रेन्स में आपकी आती हैं राइस, वीट, मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस। सेकेंड ग्रुप है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। मीन्स इस ग्रुप में वो क्रॉप्स आती हैं जो फूड तो हैं लेकिन ग्रेन्स नहीं हैं, मीन्स वह अनाज नहीं है, जैसे शुगर केन, ऑयल सीड्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी को बेवरेज क्रॉप भी कहा जाता है, क्योंकि ये टू क्रॉप्स ऐसी हैं जिसे हम लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है नॉन फूड क्रॉप्स, मीन्स ऐसी क्रॉप्स जो फूड नहीं हैं, हम उन्हें अदर एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे रबर, कॉटन एंड जूट। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रेन्स की, जिसमें सबसे पहला आता है राइस। राइस इंडिया का स्टेपल फूड क्रॉप है। वर्ल्ड में चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर कंट्री है। राइस एक खरीफ क्रॉप है। राइस की ग्रोथ के लिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अबव होना चाहिए और रेनफॉल 100 डिग्री सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। इंडिया में मेन राइस ग्रोइंग रीजन्स हैं प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज़ एंड डेल्टाइक रीजन्स। इसके अलावा इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पर इतनी रेनफॉल तो नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर कैनाल इरिगेशन और ट्यूबवेल्स का एक डेवलप्ड नेटवर्क है, जिसकी वजह से आज इन एरियाज़ में भी राइस की ग्रोथ अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। चलिए इंडिया के मैप में हम राइस ग्रोइंग स्टेट्स देख लेते हैं। इसमें जो डार्क ग्रीन कलर है वह मेजर राइस प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं और जो लाइट ग्रीन कलर है वह माइनर राइस ग्रोइंग स्टेट्स हैं। सेकंड है वीट। वीट इंडिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेरल क्रॉप है। वीट इंडिया के मोस्टली नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होता है। वीट की ग्रोथ के समय पर कूल सीज़न होना चाहिए और इसके राइपिंग के टाइम पर ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत पड़ती है। वीट की ग्रोथ के लिए रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इंडिया में मेजर वीट ग्रोइंग जोन हैं गंगा सतलुज प्लेन्स, ब्लैक सॉइल रीजन इन डेक्कन्स। और अगर स्टेट्स की बात करें तो वीट इंडिया में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के सम पार्ट्स में मोस्टली होता है। नेक्स्ट है मिलेट्स। मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी आते हैं।
मिलेट्स को कोर्स ग्रेन्स भी कहते हैं। यह ग्रेन हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू की होती है, मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिशंस होते हैं। आपकी स्क्रीन पर रागी, ज्वार और बाजरा की पिक्चर दिखाई गई हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं रागी की। रागी इज़ रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड roughage. It is a crop of dry regions and grows well on red, black, sandy, loamy, shallow soils. Karnataka is the largest producer, followed by Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है ज्वार। इंडिया में वीट और राइस के बाद जो थर्ड नंबर पर फूड क्रॉप है वह है ज्वार। ज्वार मोस्टली उन एरियाज़ में होती है जहाँ पर रेनफॉल अच्छी होती है। ज्वार प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है बाजरा। Bajra grows well on sandy soil and shallow black soils. The most largest producer states of bajra is Rajasthan, and other bajra producer states are Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Haryana. Next major food crop है maize. Maize इंडिया में फूड एंड फोडर दोनों के लिए ही यूज़ किया जाता है। मीन्स मेज़ का कंजप्शन ह्यूमन बीइंग एंड कैटल्स दोनों ही करते हैं। मेज़ एक खारिफ क्रॉप है। इसके लिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। मेज़ की ग्रोथ के लिए एलोवियल सॉइल सबसे बेस्ट होती है। इंडिया में अगर मेज़ प्रोड्यूसर स्टेट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है बिहार का, क्योंकि बिहार में मेज़, राबी और खारिफ दोनों ही सीज़न में प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा मेज़ डिफरेंट स्टेट्स में HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़ की हेल्प से कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में भी ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है पल्सेस, जिसे हम दालें भी कहते हैं। इंडिया पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर भी है। इंडिया में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पल्सेस का प्रोडक्शन भी होता है और सबसे ज़्यादा पल्सेस को हम खाते भी हैं। वेजिटेरियन डाइट में पल्सेस मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसी वजह से पल्सेस को मीट और वेजिटेरियन भी कहा जाता है। इंडिया में प्रोड्यूस होने वाली मेन पल्सेस हैं तुअर, जिसे अरहर भी कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। पल्सेस का प्रोडक्शन लेस मॉइस्चर या ड्राई क्लाइमेट में होता है। इंडिया में सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी पल्सेस का प्रोडक्शन किया जाता है। अरहर को छोड़कर बाकी सभी पल्सेस सॉइल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ाती हैं। इसी वजह से पल्सेस को क्रॉप रोटेशन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। इंडिया में मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इंडिया की मेजर क्रॉप्स में फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, इसमें सबसे पहला आता है शुगर केन। शुगर केन एक ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। क्या मतलब होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का? जो क्रॉप इक्वेटर से स्टार्ट होकर 23 डिग्री एंड हाफ एरिया में होती है वो क्रॉप होती है ट्रॉपिकल क्रॉप, और 23 डिग्री हाफ से लेकर 66 डिग्री हाफ तक का जो एरिया होता है वो होता है सब ट्रॉपिकल। तो इस तरह से शुगर केन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही एरियाज़ में होता है। शुगर केन के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होती है,
मीन्स शुगर केन उन एरियाज़ में ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। शुगर केन के लिए जो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है वह होती है 100 सेंटीमीटर। शुगर केन लेबर इंटेंसिव होती है। इट मीन्स शुगर केन की सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक का सभी काम हैंड लेबर के द्वारा होता है, मतलब इसमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंडिया ब्राज़ील के बाद शुगर केन प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर आता है। शुगर केन से शुगर, जैगरी जिसे हम गुड़ भी कहते हैं, खांडसारी और मोलास जैसी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। क्या आपको पता है कि शुगर केन एक एनुअल क्रॉप भी है? इसका मीनिंग यह है कि शुगर केन का जो प्लांट है वो साल में सिर्फ एक बार ही लगाया जाता है और 6 मंथ बाद उसकी कटिंग कर दी जाती है, लेकिन कटिंग के समय उसकी जो जड़ होती है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और कुछ समय बाद धीरे धीरे उसमें से न्यू लीव्स ग्रो करने लगती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रतूनिंग। रतूनिंग की वजह से शुगर केन का प्लांट एक बार लगाया जाता है और इसकी हार्वेस्टिंग 2, 3, 4 साल तक की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुगर केन एक ट्रॉपिकल प्लांट है, तो इस वजह से इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन यह सब ट्रॉपिकल एरियाज़ जिसमें बारिश कम होती है, ऐसे एरियाज़ में यह कैनाल इरिगेशन और ट्यूबवेल इरिगेशन की हेल्प से ग्रो किया जाता है। शुगर केन प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट क्रॉप है ऑयल सीड्स। इंडिया की मेजर क्रॉप्स में ऑयल सीड्स भी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। इंडिया के टोटल क्रॉप एरिया में से 12% एरियाज़ में ऑयल सीड्स ग्रो किए जाते हैं। इंडिया में प्रोड्यूस्ड होने वाले मेजर ऑयल सीड्स हैं ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसमम जिसे तिल भी कहते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड एंड सनफ्लावर सीड्स। इन सीड्स से एक्सट्रैक्ट होने वाले ऑयल का यूज़ सोप इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट्स बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। इन ऑयल सीड्स में कुछ ऑयल सीड्स खारिफ सीज़न के होते हैं और कुछ राबी सीज़न के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राउंडनट। ग्राउंडनट एक खारिफ क्रॉप है। ग्राउंडनट का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इसके मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं। अगर हम बात करें लिनसीड और मस्टर्ड सीड्स की, तो यह एक राबी क्रॉप है। सीसमैन एक खारिफ क्रॉप है। और अगर हम बात करें सीसमैन की, तो सीसमैन नॉर्थ इंडिया में खारिफ सीज़न में ग्रो की जाती है, जबकि यह साउथ इंडिया में राबी सीज़न में ग्रो की जाती है। कैस्टर सीड्स राबी और खारिफ दोनों ही सीज़न की क्रॉप है। तो इस तरह से इन सभी सीड्स के लिए टेम्परेचर और रेनफॉल उसके टाइप्स ऑफ सीड पे डिपेंड करता है कि वह किस सीज़न की क्रॉप है। आपकी स्क्रीन पर कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हैं। इसमें सबसे पहले है ग्राउंडनट ऑयल जिसे हम मूंगफली का तेल भी कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल जिसे हम सरसों का तेल भी कहते हैं, सनफ्लावर ऑयल जिसे हम सूरजमुखी का तेल भी कहते हैं, और लास्ट में है सोयाबीन ऑयल। यस, ये वही सोयाबीन ऑयल है जिसके कंटेनर्स आपके घर में भी देखने को मिलेंगे। इन सभी तरीके के ऑयल्स को इस टाइप के कंटेनर्स में पैक करके मार्केट में सेल किया जाता है। इसी वजह से ऑयल सीड्स भी एक कैश क्रॉप है। नेक्स्ट क्रॉप है टी। टी एक प्लांटेशन क्रॉप है। क्या होता है प्लांटेशन क्रॉप? ये हमने अपने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि प्लांटेशन क्रॉप उस क्रॉप को कहते हैं जिसमें सिंगल क्रॉप को एक लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है, और टी भी प्लांटेशन क्रॉप का एक एग्जाम्पल है। टी को बेवरेज क्रॉप भी कहते हैं क्योंकि हम इसे लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम करते हैं।
टी हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी। टी एक ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल प्लांट है। टी की क्रॉपिंग के लिए फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। इट मीन्स टी उन एरियाज़ में होती है जहाँ पर वाटर लॉगिंग नहीं होती है, मीन्स पानी रुकता नहीं है, रेन आती है और वाटर ईजिली जो है फ्लो कर जाता है। अगर कहीं वाटर लॉगिंग होगी तो टी का प्लांट ख़राब हो जाता है। इस वजह से टी के लिए एक फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है। ये सॉइल में ह्यूमस की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा टी की बुशेस के लिए वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टी क्रॉपिंग की है वह यह है कि टी की क्रॉपिंग के लिए चीप और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। इट मीन्स टी भी एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। इसकी ग्रोइंग के लिए या इसकी क्रॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। अगर कभी आप दार्जिलिंग गए होंगे तो आप वहाँ देखिएगा टी के बहुत बड़े बड़े हज़ारों एकड़ लैंड में टी की प्लांटिंग की जाती है और यहाँ पर थाउजेंड्स वुमेन्स जो हैं वो काम करती हैं। ये वुमेन्स धीरे धीरे टी की लीव्स को एक बास्केट में कलेक्ट करती हैं और सारा दिन काम करने के बाद भी जब इन टी की लीव्स को वेट किया जाता है तो हार्डली वह 2 और 3 kg के आसपास ही होता है। और सारा दिन लेबर करने के बाद हार्डली इन्हें जो है 100 या 120 रुपीज़ मिलते हैं। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि टी की क्रॉपिंग के लिए अबेंडेंट, चीप और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में सस्ती और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। टी की लीव्स को कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग के बाद उसकी पैकेजिंग की जाती है और पैकेजिंग के बाद उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जाता है। इंडिया में हमें मार्केट में जो टी अवेलेबल है वो मोस्टली 2nd और 3rd ग्रेड की होती है, जबकि जो 1st ग्रेड की या सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो टी होती है उसे इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जाता है, जिसकी वजह से टी को कैश क्रॉप भी कहा जाता है। इंडिया में मोस्टली टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूसर और टी एक्सपोर्टर कंट्री माना जाता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी एक प्लांटेशन क्रॉप का एग्जाम्पल है। कॉफ़ी का प्रोडक्शन भी टी के प्रोडक्शन की तरह लार्ज एरिया में किया जाता है। इंडिया का कॉफ़ी प्रोडक्शन वर्ल्ड में 4% है। मींस जितनी भी वर्ल्ड में कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है उसका 4% पार्ट जो है इंडिया में प्रोड्यूस होता है। इंडिया की कॉफ़ी वर्ल्ड फेमस है क्योंकि इंडिया की कॉफ़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इंडिया में अरेबिक वैरायटी की कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है और यह कॉफ़ी हमारे यहाँ यमन से आई थी। यह क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है वह है कर्नाटका का बाबा बुडन हिल्स। इसके अलावा अब और भी एरियाज़ में कॉफ़ी का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें है नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। कॉफ़ी की प्रोडक्शन के लिए भी फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो नॉन ग्रेन क्रॉप है वह है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोडक्शन करते हैं। इंडिया में ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले मोस्टली स्टेट्स हैं मैंगो ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ऑरेंज ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी, बनानास ऑफ केरला, मिज़ोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पाइनएप्पल ऑफ मेघालय,
grapes of Andhra Pradesh and Maharashtra, apples, pears, apricot and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh। इसके अलावा इंडिया में वर्ल्ड की 13% वेजिटेबल का भी प्रोडक्शन किया जाता है। इंडिया में वैसे तो सभी तरीके की वेजिटेबल प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाली वेजिटेबल्स हैं पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। तो ये थी हमारी फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। नॉन फूड क्रॉप्स वह क्रॉप्स होती हैं जो हमारे फूड में यूज़ नहीं होती हैं, इन्हें हम अदर एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे रबर, कॉटन एंड जूट। इसमें से कॉटन और जूट हमारी फाइबर क्रॉप्स भी हैं। फाइबर क्रॉप्स वह क्रॉप्स होती हैं जिसे हम फैब्रिक बनाने में यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रबर की। रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल क्रॉप वह क्रॉप होती है जो इक्वेटर के आसपास होती है। जैसा कि आपको पता है, इक्वेटर पर थ्रू आउट द ईयर डायरेक्ट सन रेज पड़ती है और इन एरियाज़ में रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है। इस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन रबर के लिए सबसे बेस्ट होती है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में रबर ट्री ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी आजकल प्रोड्यूस किया जा रहा है। रबर की क्रॉपिंग के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री से 35 डिग्री होना चाहिए और इसके लिए 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होनी चाहिए जो थ्रू आउट द ईयर होनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है। इस इमेज में बहुत से रबर ट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं। रबर ट्रीज़ को एक और नेम से भी जाना जाता है। इसका अदर नेम है हीविया ब्राज़िलियंसिस। रबर ट्रीज़ की मैक्सिमम हाइट 20 to 30 मीटर तक हो सकती है। रबर ट्री बहुत क्विकली ग्रो होने वाला ट्री है। रबर ट्री के ग्रो होने के 5 to 6 ईयर बाद यह एक तरीके का लिक्विड प्रोड्यूस करता है। इस लिक्विड को कहते हैं लेटेक्स। आपकी स्क्रीन पर एक और पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक वाइट कलर का मिल्क जैसा लिक्विड। यह लिक्विड है लेटेक्स। इस लेटेक्स का यूज़ कर ही रबर प्रोड्यूस किया जाता है। रबर बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है। इंडिया में रबर प्रोड्यूस होने वाले स्टेट्स हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। वर्ल्ड में नेचुरल रबर प्रोडक्शन में इंडिया की 5th रैंक है। हम रबर का प्रोडक्शन डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स बनाने में, साइकिल टायर्स एंड ट्यूब्स बनाने में, फुटवेयर्स बनाने में, बेल्ट्स बनाने में, फॉर्म डिप्ड गुड्स बनाने में, जैसे कि गद्दे हैं या फॉर्म वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हॉजेस लेटेक्स, मतलब आपके घर में जो पाइप होते हैं, जो ड्रेनेज पाइप होते हैं, वह भी रबर से बनते हैं। आपकी स्टेशनरी में जो इरेज़र होती है वह भी रबर से बनती है। कभी कभी आपने गेम्स में कुछ स्पंजी टाइप की बॉल भी यूज़ की होगी, वह बॉल भी रबर से ही बनती है। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स जैसा कि मैंने आपको बताया वह क्रॉप्स होती है जिससे फैब्रिक या क्लोथ बनता है। इंडिया में प्रोड्यूस होने वाली मेन फाइबर क्रॉप्स हैं कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। इनमें से फर्स्ट 3 तो हमें प्लांट से ऑब्टेन हो जाती हैं, लेकिन सिल्क हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म कोकून का प्रोडक्शन करता है और उस कोकून से सिल्क बनता है। इसकी डिटेल स्टडी आपने अपने बायोलॉजी में की होगी। तो इस तरीके से सिल्क एक एनिमल प्रोड्यूसेस फैब्रिक है।
नेक्स्ट आता है कॉटन। कॉटन को तो इंडिया का ओरिजिनल होम ही कहा जाता है। मींस ऐसा कहा जाता है कि कॉटन का सबसे पहले प्रोडक्शन इंडिया में ही हुआ था। कॉटन डिफरेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है। आप अपनी स्क्रीन पर कॉटन प्लांट्स देख सकते हैं। इन प्लांट्स में जो वाइट पार्ट है वह है कॉटन, और इस वाइट कॉटन से फैब्रिक बनाया जाता है। कॉटन की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट सॉइल होती है ब्लैक सॉइल। कॉटन के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए, और मैक्सिमम रेनफॉल 50 to 80 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। कॉटन की ग्रोथ के लिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज और ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है। मींस कॉटन के लिए हॉट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इसके लिए नहीं चाहिए होता है, इसके लिए ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है। कॉटन एक खारिफ क्रॉप है। कॉटन प्लांट को मैच्योर होने के लिए 8 to 10 मंथ्स का टाइम लगता है। वर्ल्ड में इंडिया 3rd लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री है। इंडिया में कॉटन प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। या नेक्स्ट है जूट। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट की कल्टीवेशन के लिए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है, और इस तरीके की सॉइल फ्लड प्लेन्स में मिलती है, क्योंकि फ्लड प्लेन्स में एवरी ईयर मॉनसून सीज़न में फ्लड आता है, और इस फ्लड की वजह से एवरी ईयर इस एरिया की सॉइल रिन्यू होती है, और यह रिन्यूड सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। जूट मोस्टली मॉनसून सीज़न में ही ग्रो किया जाता है। इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले जूट की 2 वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। इसमें फर्स्ट है वाइट जूट और सेकंड है टोसा जूट। यह दोनों ही बेस्ट क्वालिटी के जूट होते हैं। जूट के प्रोडक्शन के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। आपकी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। इसमें फर्स्ट पिक्चर देखिए, कुछ लोग जूट प्लांट की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और इसकी कटिंग के बाद इसको बंडल्स में बांध रहे हैं। सेकंड पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में इन्हीं बंडल्स को वाटर में सबमर्ज किया जा रहा है। इन बंडल्स को वाटर में 5 to 7 डेज़ इसी तरीके से रखा जाता है। 5 to 7 डेज़ बाद इसकी अपर लेयर सड़ने लगती है। उस लेयर को निकाल कर इसके अंदर से फ्लैक्स निकलते हैं, जिसे हम रेशा भी कहते हैं। उन्हें धूप में सुखाया जाता है और उसके बाद जूट बनता है। जूट बनाने की इस प्रोसेस को बोलते हैं रीटिंग। इंडिया में जूट प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। जूट का यूज़ हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में करते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इमेजेस दी गई हैं। इसमें रोप है, बास्केट है, फर्नीचर है, गनी बैग्स हैं, डिफरेंट कैरी बैग्स भी जूट से बनाए जाते हैं। इसके अलावा मैट्स, कारपेट्स, यार्न जैसी चीज़ें भी जूट से बनाई जाती हैं। आज के इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात करेंगे नीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। जैसा कि आपको पता है, इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है। इंडिया में हज़ारों साल से एग्रीकल्चर की जाती है, लेकिन इस एग्रीकल्चर एक्टिविटी में बहुत सालों से कोई टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं की गए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लैंड है उसकी कैपेबिलिटी कम होती जा रही है, और इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्लो हो गया है। जैसा कि देखने में आया है, पहले से हमारे यहाँ पर इरिगेशन के सोर्स तो इम्प्रूव हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी 40% पॉपुलेशन मॉनसून रेनफॉल पर डिपेंड करती है, और इंडिया के आज भी बहुत से पार्ट्स में लैंड की केवल नेचुरल फर्टिलिटी का यूज़ करके ही प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है,
और इस पॉपुलेशन की फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें एग्रीकल्चर में बहुत से टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत महसूस होने लगी। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स किए जिसकी वजह से इंडिया में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सके। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं रिफॉर्म्स की बात करेंगे। इन रिफॉर्म्स में सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की और फिर उसके बाद बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स उन रिफॉर्म्स को कहते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी में चेंज किया जाता है, और इन टेक्निकल रिफॉर्म्स में सबसे पहला आता है लेटेस्ट एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट वर इंट्रोड्यूस। मीन्स अब हमारी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स में न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है कि पहले हम पर्शियन व्हील का यूज़ करते थे और उसकी जगह अब हम वाटर पंप का यूज़ करते हैं। पहले हम बुलक कार्ट्स का यूज़ करते थे, आज हम ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं। पहले हम वुडन प्लो का यूज़ करते थे, जबकि आज हम प्लोइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग जैसे सभी काम मशीनों के द्वारा करते हैं। तो इस तरीके से हम लेटेस्ट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का यूज़ करके अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहे हैं। सेकंड है मेथड ऑफ इरिगेशन वर मॉडर्नाइज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में इरिगेशन मेथड को काफ़ी इम्प्रूव किया गया था, लेकिन उसके बाद भी वाटर स्केर्सिटी की वजह से या अदर रीजंस की वजह से आज भी हमारे फार्मर्स जो हैं वो मॉनसून रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यू मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे ट्यूबवेल इरिगेशन की जा रही है जिसमें वाटर ज़्यादा लगता है। सेकेंडली नए नए डैम बनाए जा रहे हैं और उन डैम से कैनाल इरिगेशन प्रोवाइड की जा रही है। और अब जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन की जा रही है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में वाटर का जो फ्लो है वो एक फाउंटेन की तरह, एक फुव्वारे की तरह चारों तरफ स्प्रेड होता है। इस तरीके के मेथड को यूज़ करने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि वाटर की वेस्टेज कम होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एरिया में वाटर सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट आता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में पूरे लैंड में स्मॉल पाइप्स का एक जाल सा बिछा दिया जाता है और इन स्मॉल पाइप्स में स्मॉल होल होते हैं। इन होल में से वाटर जो है ड्रॉप्स में निकलता है और ये धीरे धीरे अपने आसपास की लैंड को या सॉइल को वेटी कर देता है और इस तरह से सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है। इन दोनों ही तरीके के इरिगेशन मेथड में कम वाटर में ज़्यादा एरिया में इरिगेशन हो जाती है, साथ ही सॉइल इरोजन में नहीं होता है और वाटर का वेस्टेज भी नहीं होता है। तो इस तरीके से अब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन मेथड को मॉडर्नाइज कर दिया गया है। थर्ड है HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स वर प्रोवाइडेड टू द फार्मर। इट मीन्स अब हमारी गवर्नमेंट लो कॉस्ट में फार्मर्स को HYV सीड्स या हाईब्रिड सीड्स प्रोवाइड करा रही है, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो ज़्यादा हो। इसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एग्रीकल्चरल प्लांट्स को पेस्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और साथ ही इंसेक्ट से बचाने के लिए भी बहुत से इंसेक्टिसाइड भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। फोर्थ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे पहले गवर्नमेंट बनी उसने इंडिया को फूड सिक्योर कंट्री बनाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन कराई। ग्रीन रेवोल्यूशन में पैकेज टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाने लगा और वाइट रेवोल्यूशन हुई। वाइट रेवोल्यूशन मतलब मिल्क रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया में इंटेंसिव एग्रीकल्चर और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया।
क्या होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर? इंटेंसिव एग्रीकल्चर में एक स्मॉल लैंड पीस में मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो की जाती है। और एक्सटेंसिव फार्मिंग में एक बिग लैंड में सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है। और एक्सटेंसिव फार्मिंग का मेन मोटिव होता है उस प्रोड्यूस को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना। इसे कमर्शियल फार्मिंग भी कहते हैं, जैसे टी, रबर, टोबैको, कॉफ़ी एट्सेट्रा। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत रिमार्केबल रिजल्ट निकला कि इंडिया एक फूड सिक्योर कंट्री बन गया। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए, जैसे कि हमारे फार्मर्स ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से हमारी सॉइल पॉल्यूटेड हो गई। अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत से कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करे, जिसमें लैंड रेगुलेशन एक्ट, लैंड सेलिंग एक्ट और एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम था। इन एक्ट की वजह से लैंड को कंसोलिडेट किया गया, उसकी होल्डिंग्स को बढ़ाया गया और इंडिया में जमींदारी सिस्टम ख़त्म किया गया। मीन्स इंडिया में ऐसा देखा जाता था कि गांव के कुछ लोगों के पास या ज़मींदारों के पास पूरे के पूरे गांव की लैंड होती थी, या कई कई गांव उनके पास होते थे, वह कई कई गांव की लैंड के मालिक होते थे। इंडियन गवर्नमेंट ने लैंड रेगुलेशन एक्ट और लैंड सेलिंग एक्ट के बाद इन सभी ज़मींदारों से एक्स्ट्रा लैंड वापस ले ली और उस लैंड को स्मॉल फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके अलावा जिन विलेजेस में लैंड के स्मॉल पैचेस में एग्रीकल्चर की जाती थी, उन लैंड्स को कंसोलिडेट किया गया, इकट्ठा करके बिग लैंड में कन्वर्ट किया गया और उस बिग लैंड पर मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज़ करके फार्मिंग की जा रही है, जिसकी वजह से अब एक्चुअली इंडिया के बहुत से विलेजेस में ऐसा देखा जाता था कि गांव के कुछ लोगों के पास ही गांव की ज़्यादातर लैंड होती थी। कई कई जगह तो एक से ज़्यादा गांव की लैंड भी उस अकेले ज़मींदार के पास होती थी। इंडियन गवर्नमेंट ने लैंड रेगुलेशन एक्ट पास किया। इस एक्ट में लैंड रखने की एक लिमिटेशन बना दी गई। मींस जैसे 20 एकड़ लैंड से ज़्यादा नहीं रख सकते या 25 एकड़ लैंड से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो इस एक्ट के थ्रू इन सभी ज़मींदारों से एक्स्ट्रा लैंड को वापस ले लिया गया और उनको स्मॉल फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इसके अलावा कुछ विलेजेस ऐसे थे जहाँ पर स्मॉल लैंड पर एग्रीकल्चर की जाती थी। स्मॉल होल्डिंग होने की वजह से मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज़ नहीं हो पाता था, तो वहाँ पर लैंड सेलिंग एक्ट निकाला गया, जिसके थ्रू आसपास की स्मॉल लैंड को जॉइन करके एक बिग फार्म में कन्वर्ट कर दिया और इस बिग फार्म में मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज़ करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाया जाने लगा। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पर जैसे कि ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर और डिजीज़ेस की वजह से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस जैसी पॉलिसीज़ स्टार्ट की हैं। देश के डिफरेंट विलेजेस में ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड बैंक्स स्टैब्लिश किए गए और ये सारे बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फार्मर्स को लो इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कराती है, जिसका यूज़ करके अब फार्मर्स इजीली एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए अदर स्कीम्स भी स्टार्ट की हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। अब हमारी गवर्नमेंट सोइंग के टाइम पर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे MSP भी कहते हैं, वह डिक्लेयर कर देती है, जिसकी वजह से अब मिडिल मैन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी क्रॉप के प्राइस पहले ही फिक्स कर दिए जाते हैं और इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पर फार्मर्स अपनी क्रॉप को सेल नहीं करते हैं।
अब फार्मर्स को क्रॉपिंग टेक्निक, मॉडर्न इनपुट्स, फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स, हाइब्रिड सीड्स जैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए टेलीविज़न, रेडियो और न्यूज़पेपर का यूज़ किया जाता है। साथ साथ गवर्नमेंट के बहुत से ऑफिसर्स विलेज टू विलेज विज़िट करते हैं और वहाँ फार्मर्स को कलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। इन सभी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अलावा आपकी बुक में एक लैंड रिफॉर्म और भी है, भूदान ग्रामदान। चलिए समझते हैं ये क्या है भूदान ग्रामदान। भूदान ग्रामदान प्रोग्राम विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। विनोबा भावे महात्मा गांधी जी के स्पिरिचुअल हायर थे या शिष्य थे। उन्होंने गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किए हुए सत्याग्रह मूवमेंट में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। वह गांधी जी के ग्राम स्वराज कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। गांधी जी की डेथ के बाद उन्होंने इंडिया के डिफरेंट विलेजेस में पद यात्रा या पैदल यात्रा शुरू की। इसी यात्रा को करते हुए वह एक बार आंध्र प्रदेश के एक गांव में रुके। वहां पर उन्होंने फार्मर्स को कलेक्ट किया और उनकी डिमांड सुन रहे थे। एक दिन वह आंध्र प्रदेश के एक विलेज में गए। जब वह विलेज में फार्मर से बात कर रहे थे तो कुछ फार्मर्स ने इकट्ठा होकर उनसे कुछ लैंड की डिमांड की। उनकी इस डिमांड पर विनोबा भावे ने उनसे यह प्रॉमिस किया कि वह इंडियन गवर्नमेंट से यह बात करेंगे कि आप लोगों को कुछ लैंड प्रोवाइड की जाए और उस लैंड पे आप कोऑपरेटिव फार्मिंग कर सकें, मींस मिलकर फार्मिंग कर सकें। यह सारी बातें चल ही रही थी कि तभी उन फार्मर्स में से एक पर्सन खड़ा हुआ। उस पर्सन का नाम था श्री रामचंद्रा रेड्डी और उन्होंने अपनी 80 एकड़ लैंड 80 फार्मर्स को दान में दे दी, क्योंकि हिंदी में लैंड को भू या भूमि भी कहते हैं। इस वजह से इस प्रोग्राम का नाम हो गया भूदान। और अब यह भूदान प्रोग्राम पूरे इंडिया में फैल गया और बहुत से बिग लैंडलॉर्ड अपनी बिग लैंड को लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। और यह भूदान प्रोग्राम इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि कुछ गांव के लैंडलॉर्ड या ज़मींदारों ने विलेज के विलेज ही दान में देने स्टार्ट कर दिए और इस मूवमेंट का नाम रखा गया ग्रामदान। और इस तरीके से भूदान ग्रामदान मूवमेंट विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था और इसी मूवमेंट को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक के बाद मैं आपको एक बात और भी बताना चाहती हूँ। आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग यह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के आगे के जो पार्ट्स हैं वो एनसीईआरटी ने अब ख़त्म कर दिए हैं, मीन्स अब वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी आप एक बार अपना सिलेबस फिर से चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 4 आज फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के एमसीक्यू के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।